हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे COP29 कुछ समिट आपका 2024 में हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी को या यूपीपीसीएस का हो या आपका आरओ का या कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज का, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपके फैक्ट्स के रूप में लिए हैं, वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जो 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जिसे हम COP29 कहते हैं, ये UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो देखिए 11 तारीख से लेकर 22 नवंबर के मध्य में बाकू, अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। COP29 की बात करें तो देखिए, ये UNFCCC के द्वारा है, जो कि आयोजित किया जाता है। और UNFCCC ये स्थापित कब किया गया था, तो 1992 में स्थापित किया जाता है। और इसमें 198 मेंबर हैं, जिनमें से 197 देश हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन है। ये करता क्या है, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने का ये प्रयास करता रहता है। वो अलग बात है, जमीन पर कुछ नहीं दिखता है, आपको फॉर्मेलिटी लेकिन याद रखनी है, क्योंकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेचारा हर साल ये आयोजन कराता है लेकिन इसकी कोई भी चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं पाती हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। COP29 की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो डिस्कस की गई हैं चीजें, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जा रही है, ताकि ग्लोबल सस्टेनेबल एफर्ट जो है दिखे आखिर कि कुछ अच्छा हो रहा है और पर्यावरण में सुधार हो। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, इससे हम आगे बात करेंगे। और इसके अलावा अगली चीज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पर इनोवेशन की बात कही गई है कि इन पर हमें फोकस करना है। और इसके अलावा बात की गई है कि ग्लोबल एडेप्टेशन टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, यानी क्लाइमेट को हम वल्नरेबल समझें और उसकी समस्याओं को अच्छे से समझने का प्रयास करें और उन पर अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाने का प्रयास करें। ये इनके मुख्य फोकस बिंदु हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अजरबैजान के बाकू में आपका COP29 का आयोजन होता है 11 से 22 नवंबर के मध्य में। इसकी थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लानट फॉर ऑल, इसका फुल थीम है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें की इश्यूज क्या है, तो देखिए क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है, मिटिगेशन गोल्स की बात की गई है, एडाप्शन स्ट्रेटजीज की बात की गई है और स्टॉक टेकिंग की भी बात की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसमें पेरिस एग्रीमेंट को भी ध्यान में रखा गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए, इससे संबंधित हम कुछ देख लेते हैं। ये आपके अक्सर जितने भी प्रोटोकॉल है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस सन में आया था, और सही मिलान करने को आपसे पूछ लेता है। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कोपेनहेगन अकॉर्ड ये 2009 में आता है। पेरिस एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015 में आता है। COP21 जो हुआ था, ठीक है, इसमें कहा गया था कि आपको ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको कम करने का प्रयास है, जो कि करना है। और इसी के समय ही नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया गया था, एनडीसी फॉर ईच कंट्री, हर एक देश के लिए ये स्टार्ट किया गया था। ग्लासगो पैक्ट 2021 में होता है, ठीक है, COP26 के नाम से जिसे हम जानते हैं। और आपका 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण एक फंड बन जाता है, जिसे हम लॉस एंड डैमेज फंड भी कहते हैं। COP28 में ये बना था, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं निकला था। लॉस एंड डैमेज फंड बस बन के रह गया था, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला उसका खास। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है COP29 की, तो देखिए ये क्लाइमेट फाइनेंस पर काम करता है। और इसमें एक एस्टेब्लिश किया गया है क्या, NCQG, इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये फाइनेंशियल रिसोर्स और साथ ही सपोर्ट, क्लाइमेट एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है आपके डेवलपिंग कंट्रीज में। क्लाइमेट फाइनेंस को बनाने की बात कही गई है। मिटिगेशन और एडेप्शन की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, जो भी ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन हो रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने कमिटमेंट्स को अच्छा करने के प्रयास करेंगे, ये भी कहा गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो इसमें यही कहा गया है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, और ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ठीक है, ग्लोबल स्टैकेज स्टॉक टेक, इसमें क्या है, इवेलुएटिंग कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, यानी वही है कि पेरिस एग्रीमेंट की चीज़ों को हम ध्यान दें, ताकि हमारे मध्य में जो हमारे मध्य में जो चीज़ें हैं वो अच्छे से प्रोग्रेस कर सके, और सब लोग मिलकर कलेक्टिव हम प्रोग्रेस करने का प्रयास करें, ताकि पर्यावरण को फायदा हो सके। अब देखिए, इंडिया का स्टेटस और रोल की बात कर ले COP29 में, तो देखिए यहाँ पर $100 बिलियन की बात कही गई थी आपके, ठीक है,
इंडिया है, देखिए यहाँ पर क्या कहा इंडिया ने, इंडिया हैज रिपीटेडली हाईलाइटेड द स्लो प्रोग्रेस इन मोबिलाइजिंग द $100 बिलियन एनुअली इन क्लाइमेट फाइनेंस दैट वाज प्लेस्ड बाय डेवलप्ड नेशन के द्वारा कहा गया था कि हम $100 बिलियन एनुअली देंगे, लेकिन आज तक ये नहीं दिया गया। भारत ने यही हाईलाइट किया है COP29 में भी। यहाँ पर देखिए इंडिया के कुछ आपको कमिटमेंट्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो का टारगेट हमने 2070 तक लिया है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत है, जो कि हमने लिया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में हमने 2030 तक ये लक्ष्य लिया है कि 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हमने गठन किया था, जिसका हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम में, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, जो कि आपके पेरिस एग्रीमेंट में ही आया था, तो हमने क्या देखा है कि 45% रिडक्शन इन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 2030, यानी 2030 तक हम कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम करने का प्रयास करेंगे। और अपनी एनर्जी का 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से है, जो कि हम लाने का प्रयास करेंगे, ये कहा गया था भारत की तरफ से। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करें तो ये लाइफ मिशन जो आपका भारत ने प्रमोट कराया था, ये भी अच्छा खासा ग्लोबल स्केल पर हिट हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कि किया गया था। अब देखिए COP29 में क्लाइमेट फाइनेंस को ट्रिपल कर दिया गया है भाई साहब। $100 बिलियन तो अभी तक दिए ही नहीं, और इस बार कह दिया 300 बिलियन डॉलर की बात इन्होंने कही है। यहाँ पर इंडिया ने क्या है, डिसअपॉइंटेड, कैन नॉट एक्सेप्ट, भारत ने सीधा मना कर दिया है कि ये $300 बिलियन भी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए भारत ने कहा है, वी आर डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम विच क्लियरली brings out the unwillingness on the developed country parties to fulfill their responsibilities। इंडिया की जो चांदनी रैना जी हैं, उन्होंने ये सीधा कहा है कि अभी तक जो डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने अपनी पुरानी शर्तों को भी पूरा नहीं किया है, और ये नई शर्त अलग ला दी, लेकिन ये भी 100% ये भी पूरी नहीं होगी, अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की गई थी, डेवलप्ड नेशन के द्वारा कहा गया था कि $1.3 ट्रिलियन पर ईयर की बात कही गई है। डेवलपिंग नेशन के द्वारा ये मांग की गई थी कि हमें $1.3 ट्रिलियन है, जो कि हर साल क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, ताकि हम चीज़ों को सुधार सकें। ठीक है, क्योंकि हर एक देश को जब 1.3 ट्रिलियन दिया जाएगा, तब वो अगर हर देश में बटेगा तो वो भी बहुत कम कमाएगा। अब बताइए, $300 बिलियन पूरे विश्व के जितने भी डेवलपिंग नेशन है, तो उसको अगर देखा जाए तो भारत को मुश्किल से 10 से $15 बिलियन ही है जो कि मिलेंगे। अब पूरे भारत में कैसे आएगा, ये भी आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, पहले $1.3 ट्रिलियन की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर दिया कितना जा रहा है, $300 बिलियन, और वो भी 2035 तक। भाई साहब 2035 तक जब आप करेंगे, तब तक बचेंगे ही नहीं कुछ कुछ भी। इतना देर तक में कुछ नहीं बचने वाला है, जिस हिसाब से प्राय पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा है ना पूरे दुनिया का, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भारत ने ये कहा है कि, और उन्होंने इसमें नाराजगी दर्ज की है अजरबैजान से भी, कि आपको हमने यही कहा था कि प्रेसिडेंसी आपके पास है, तो ये सबके बीच में पहले चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने पहले से ही इन सब चीज़ों को सेटल कर लिया था। भारत ने सीधा ही आरोप यही लगाया कि आपने सीधा सेटल कर लिया है, और आपने किसी से चर्चा किए बिना सीधे ही आपने डिसीजन सुना दिया डेवलप्ड नेशन की तरफ से, जो कि गलत बात है। यहाँ पर देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, $300 बिलियन देने की जो बात कही गई है, वाशिंगटन पोस्ट में आप देख सकते हैं। अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि जनवरी में तो बन ही रहे हैं भाई साहब, अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो $300 बिलियन का $0 भी नहीं मिलने वाला है किसी भी देश को। क्योंकि उन्होंने देखिए 2015 में जब वो आए थे, तो पेरिस से क्लाइमेट एग्रीमेंट से वो बाहर निकल गए थे। उन्होंने कहा भाई साहब, मेरी चिंता है ही नहीं दुनिया की, ये चाइना और भारत जैसे देश है जो प्रदूषण करते हैं, मैं अपना रुपये क्यों खर्च करूं, मैं अपनी देश की इकोनॉमी का रुपया विश्व में क्यों बांटूं, वो सीधा यही कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग को इनके समय और ज़्यादा तेज कर दिया गया, तो जो सेल गैस वगैरह है, ये काफ़ी ज़्यादा ये उत्पादन करने लगे थे उस समय। इनको पर रोड से रत्ती भर मतलब नहीं कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए, वीकेंड पावर प्लांट्स रूल, इन्होंने पावर प्लांट के रूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमजोर कर दिए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट हमारे देश में हों। इन्हें पर रोड से रत्ती भर मतलब नहीं। इसलिए देख सकते हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि बनने ही वाले हैं जनवरी में, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के रूप में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व को है जो कि नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनसेशन के रूप में कुछ नहीं मिलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी में, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। 2017 में देख सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन 2020 में जब जॉय बिडेन आते हैं तो वो इसमें जुड़ जाते हैं और अच्छा सहयोग भी करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट क्योंकि फिर से डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं, तो फिर से वही होगा, 0/अंडा मिलने वाला है, किसी भी देश को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कैसा क्या लगा है जरूर बताइएगा, कि आप
को क्या लगता है कि जो ये COP29 हुआ है, क्या ये सफल हुआ या नहीं सफल हुआ? भारत ने जो तर्क रखा है कि $300 बिलियन हमें नहीं चाहिए, तो क्या ये सही है या नहीं सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।